रात गहरी थी। नंदपुर के ऊपर चांद पतले बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा कब्रों के बीच फुसफुसा रही थी। उसी गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने मिट्टी के भीतर सच्चाई दबा दी, और वही सच्चाई एक ठंडी सांस बनकर लौट आई। राधा और मीरा आंगन में बैठे हुए, बाहर हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं। माँ, आज चौथा दिन है। अर्जुन कब आया करेगा? कल खेत में बीज बोने थे, वो भी अधूरे रह गए। बेटी, मैंने सुबह से पूजा की पर दिल नहीं मानता। उस दिन कौशल और सूर्यदेव से झगड़ा हुआ था, पर इतने बदले की क्या वजह? आंगन की मिट्टी अभी भी ओली हुई थी। मीरा के हाथ कांप रहे थे और राधा की आंखों में सन्नाटा बैठ चुका था। दूर से कब्रिस्तान की तरफ से कभी कभी एक ठंडी सांस आती, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। सूर्यदेव, कौशल, भुवन चौपाल में बैठे लोग चर्चा कर रहे हैं। किसने कहा था कि उसे रास्ते से हटाया जाए? मैंने बस फावड़ा पकड़ा था और तेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार दबाव डाल रहे थे, मैंने तो बस मदद की। हम सब जानते थे कि अर्जुन ईमानदार था, पर सच क्या है कोई खुलेगा? गांव की इज्जत लगी है। चौपाल की लकड़ी की बेंचें चरमराईं। तीनों के चेहरे पर पसीना था, पर कुछ भी साफ नहीं कह रहा था। चारों ओर से हवा ठंडी सी चल रही थी। पत्तों की सरसराहट कुछ और कह रही थी, पर कोई सुनने वाला कम ही था। तीनों, कौशल, सूर्यदेव और एक तीसरा आदमी, अर्जुन को घेरे हुए मुंह पर कपड़ा बांधा। अर्जुन बेहोश। जल्दी करो, डर लग रहा है। अगर कोई देख ले तो हमारा भी भला बुरा होगा। वो चिल्ला रहा था, उसकी सांसें चल रही थीं। मिट्टी डाल दो, आवाज बंद हो जाएगी। हवा उस रात गैस की तरह खुली हुई थी। मिट्टी गीली थी और हर फावड़े की आवाज मानो गूंज उठती। अर्जुन के होंठ कंपन कर रहे थे, आंखें खुल रही थीं, पर हाथ बांध दिए गए थे। उसने आखिरी बार माँ के नाम पुकारा, एकदम मंद सी आवाज में। माँ, मीरा, पानी। फिर मिट्टी ने उसकी आवाज को निगल लिया और अंधेरा गाढ़ा हो गया। कई दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खंभों पर जाल बने, पशु रातों में चिल्लाए, और जो लोग उस रात जुड़े थे वे बेचैन थे। गांव में सुबह लोग छिपकर बोलते हैं। किसी ने तो कहा कि कब्रिस्तान से किसी की आवाज आती है, जैसे कोई मिट्टी से बाहर निकलकर बिसुरती हो। सुना है कौशल की गायें सूखने लगीं। दिन के उजाले में भी हवा कुछ ठंडी और नम हो जाती, मानो कब्रों से उठी नमी गांव के हृदय तक पहुंचती हो। नंदपुर के लोग धीरे धीरे भय और अफसोस में बद। राधा अपने छोटे कमरे में बैठी माथे पर हाथ रखकर रो रही है। अर्जुन, मेरा बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? ना, मेरी जुबान रुकती नहीं। हवा चलती है, खिड़की के पर्दे बह जाते हैं, दरवाजे की कड्डी अचक सुनाई देती है। माँ, मैं यहाँ रो रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अर्जुन। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और राधा के बाल उखड़ गए। पर वह ठंडी हवा किसी भी तोड़-फोड़ जैसी नहीं थी, उसमें पीड़ा और सवाल था। राधा ने बाहर आकर देखा। चांद के नीचे कब्रिस्तान की तरफ कुछ हल्की सी चाल थी, एक परछाई जो हवा की लहर में हिल रही थी, मानो मिट्टी की परत उठी हो। मीरा अकेले कब्रिस्तान जाती है। चांद ढंका हुआ, हवा तेजी से चल रही है। अर्जुन, अगर तू सच में है तो मुझे दिखा। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मीरा, सच्चाई बाहर लाओ। कौन कौन इन सब का हाल बताएगा? मैं लाऊंगी। कब्रिस्तान में हवा अचानक तेज हो गई।
मिट्टी के ढेरों से हल्की हल्की धुंधली परछाइयां उठीं और हवाओं के साथ साथ छोटे छोटे सूखे पत्तों ने नाचना शुरू कर दिया। मीरा ने महसूस किया कि हवा मानो किसी संदेश को लेकर आ रही है। वह संदेश अर्जुन की आवाज की तरह था, पर जोर से नहीं, बस एक पुकार। सच बताओ, जा। मीरा ने भुवन के साथ मिलकर पंचायत बुलाई और उन चिट्ठियों और मिट्टी के नीचे मिली कुछ चीजों के बारे में बताया। ठीक उसी जगह से एक कागज मिला जिसमें लिखे थे नाम और तारीखें। नाम कौशल, सूर्यदेव और कुछ अन्य। ये चिट्ठी वही जगह से मिली जहां उन्होंने अर्जुन को दफन किया था। आपने हिसाब किताब किया। उसने ईमानदारी से अपने खेतों की हिफाजत की। अब सच्चाई सामने आ गई है। नंदपुर की इज्जत भी सच के साथ है। हमने ऐसा क्यों किया? उससे पहले ही हमने डर के मारे भागने का प्लान बना लिया। हवा बाहर तेज हो गई, जैसे किसा ने दिया था कि अब चुप्पी टूटेगी। लोग कांप उठे, कुछ ने अपने दोष स्वीकार किए। पुलिस को बुलाया गया, कब्र खुदवाई गई और वही साया, वही मिट्टी के नीचे दबा हुआ दर्द सामने आया। कौशल और सूर्यदेव के खिलाफ सबूत जमा हुए। कुछ लोगों ने भागना चुना, कुछ पकड़े गए। नंदपुर की चौपाल में सब थर थर कांप रहे थे। अब सच्चाई सामने आ गई है। नंदपुर की इज्जत भी सच के साथ है। पर अब उद्देश्य सारा सच बाहर लाना था। जब दोषियों को पकड़कर न्याय की राह पर रखा गया, उस रात कब्रिस्तान में फिर एक हवा चली, पर यह हवा डराने वाली नहीं थी। वह एक तरह की राहत थी, मानो किसी ने बोझ हटा दिया हो। कब्र के पास से फूल उड़ते हुए कुछ मकानों तक पहुंचे, जैसे हवा ने उन फूलों को उठाकर अर्जुन की आत्मा की ओर भेजा हो। रात्रि का वह सन्नाटा, चांद अब बादल के पीछे नहीं, हवा धीमी पर स्थिर है। अर्जुन, अब तुझे न्याय मिला। माँ ने तुझे ढूंढ निकाला। हमने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी। मैंने वादा निभाया। नंदपुर अब सीख गया है। सच्चाई को दबाओ मत। जैसे ही वे तीनों कब्र के पास खड़े हुए, हवा एकदम बदल गई। वह तेज ठंडी हवा पहले जैसी नहीं थी। इसमें कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक कोमलता थी, जैसे कोई गहरी सांस जो मिट्टी के ऊपर से उठी हो। हवा के साथ सूखे पत्ते, छोटे छोटे फूल और मिट्टी की खुशबू उठी और तीनों के चेहरे पर स्पर्श कर गई। हवा ने छोटे छोटे उपड़ों को उनके पैरों से घेर लिया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए खो गई, मानो उस ठंडी सांस ने अर्जुन की आत्मा को आशीष दे दिया हो और कहा, जा, अब शांति है। राधा ने उस हवा के थपेड़े को अपनी हथेली पर महसूस किया। वह हल्की, नम और सुकून देने वाली थी। मीरा की आंखें नम हुईं। भुवन ने सिर झुकाकर कहा, अब वह ठीक है। अब नंदपुर में हर रात कब्रिस्तान की तरफ से एक हल्की सी हवा चलती है। लोग कहते हैं वह हवा सच्चाई की याद दिलाती है। जब भी कोई अन्याय होता है, लोग कहते हैं नंदपुर में वही ठंडी सांस फिर खबर दे देगी। अर्जुन का नाम गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा और राधा, मीरा दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी किताब बांट की, जिसमें सच और न्याय की कहानियां लिखीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझें कि मिट्टी के नीचे दबा सच एक दिन हवा बनकर लौट आता है।